जंतु पोषण। अब देखते हैं जंतु पोषण क्या है। अर्थ समझ लेते हैं पहले इसका अर्थ। प्राणियों को या जंतुओं को अपनी सजीव अवस्था बनाए रखने के लिए, है ना, बाहर से भोजन ग्रहण करना या कार्बनिक पदार्थ ग्रहण करना आवश्यक होता है, क्योंकि शरीर की वृद्धि, विकास एवं मरम्मत के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इन जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए शरीर की प्रत्येक कोशिका में या शरीर के प्रत्येक कोशिका को कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। तो इन जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। ठीक है, तो भोजन किसको कहते हैं? ऐसे विशिष्ट पदार्थ जो जल अपघटन प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसको कहा जाता है भोजन। और जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात पोषण उन जैविक क्रियाओं का संयोजन है जिसमें जंतु अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए या अंगों की वृद्धि या विकास या मरम्मत के लिए बाहर से पोषक पदार्थ ग्रहण करता है। तो ये कहलाता है पोषण, है ना। पोषक पदार्थ ग्रहण करके अपनी जैविक क्रियाओं का संचालन करता है। ये हमारा पोषण का अर्थ हुआ। अब देखते हैं परिभाषा। तो जंतु पोषण की परिभाषा है कि यह जीवधारियों की अनिवार्य जैविक क्रिया है जिसमें जंतु बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करता है और उससे ऊर्जा प्राप्त करता है और शरीर की वृद्धि या अंगों की वृद्धि या मरम्मत विकास करता है। तो ये कहलाता है परिभाषा। यह हो गया जंतु पोषण की परिभाषा। अब प्रकार। पोषण जो है दो प्रकार से होता है, स्वपोषी और परपोषी। तो पहला इसमें स्वपोषी, दूसरा जो है परपोषी। आप सभी जानते हो स्वयंपोषी किसको कहते हैं? तो ऐसे जंतु जो अपने भोजन निर्माण के लिए अन्य स्रोत पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपने भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। और बनाते कैसे हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है? पौधे जो है, पौधे जल, वायु, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो ये स्वपोषी कहलाते हैं। इसके अंतर्गत उदाहरण के रूप में हरे पौधे, कुछ जीवाणु आते हैं, कुछ जो है एक कोशिकी जीव आते हैं। अपवाद स्वरूप में जैसे युग्लिना, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये चलिए, कुछ जो हमने बताया कि कोशिका जीव में युग्लिना अपवाद स्वरूप ऐसे जीव है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो ये स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा है जो परपोषी। तो वे जंतु आते हैं जो अपने भोजन निर्माण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं या अन्य स्रोत पर निर्भर रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। तो ऐसी प्रक्रिया या ऐसे जंतु जो है परपोषी कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में सभी जंतु, कवक, जीवाणु, ये जो है परपोषी कहलाते हैं। अब ये परपोषी जो है फिर इसको 5 भागों में बांटा गया है। पोषण के आधार पर परपोषी को 5 भागों में बांटा गया है।
तो ये इसके 5 भाग हैं। पहला है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण पहले देख। दूसरा जो है परजीवी। तीसरा मृतजीवी। और चौथा जो है सहजीवी पोषण। पांचवा जो है कीटभक्षी पोषण। ये इसके 5 प्रकार हो गए परपोषी के। उसमें देखते हैं हम पहला प्राणी संपोषण क्या है। प्राणी संपोषण क्या है? तो वे जीव जो भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है, ठोस रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस पोषण के अंतर्गत जो भोजन को निगल करके अंतर्ग्रहित किया जाता है और फिर शरीर के अंदर जाने के बाद उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होगा और बहिष्करण होगा। ठीक, इस प्रकार से फिर इसको 2 भागों में बांटा गया है। प्राणी संपोषण को भोजन प्रकृति के आधार पर, जो हम भोजन खाते हैं जैसे शाकाहारी, शाकाहारी के अंतर्गत उदाहरण में जैसे भेड़, बकरी, गाय इत्यादि जो पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते हैं। ठीक है, दूसरा जो है मांसाहारी। तो मांसाहारी किसको बोलते हैं? वे जंतु जो दूसरे जंतुओं को मार करके आहार के रूप में लेते हैं या खाते हैं, तो ये मांसाहारी। तीसरा जो है सर्वाहारी। सर्वाहारी उसे कहेंगे जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते, तो ये कहलाते हैं सर्वाहारी। जैसे कुत्ता है, सूअर है, मनुष्य है, ये इसके सर्वाहारी के उदाहरण है। मांसाहारी में शेर, बाघ। तो ये प्राणी संपोषण हुआ है। दूसरा इसमें हम देखते हैं परजीवी। परजीवी किसको कहेंगे? वे जंतु जो अपनी भोजन के लिए दूसरे जंतु के शरीर के भीतर या बाहर रह करके भोजन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? परजीवी। ठीक है, और परजीवी जिस जीव के शरीर में रहकर या जिस जीव के शरीर में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं या अपनी पूरी जीवन चक्र को पूरा करते हैं, वो कहलाते हैं पोषक। ठीक है, पोषक कहलाते हैं। तो पोषक के आधार पर परजीवी फिर जो है 2 प्रकार से होते हैं। बाह्य परजीवी, दूसरा जो है अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी जो पोषक के बाहर रह करके अपने जीवन चक्र पूरा करते हैं या भोजन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जंतु जो है बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में जो आप सभी जानते हैं, खटमल है, जोंक है। ठीक, तो ये क्या कहलाते हैं? बाह्य परजीवी। उदाहरण में जू, खटमल, जोंक इत्यादि जो है बाह्य परजीवी आते हैं। हमें अंतः परजीवी जो होस्ट के या पोषक के शरीर के अंदर रह करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो कहलाते हैं अंतः परजीवी। तो इसके उदाहरण में फीताकृमि, ये अंतः परजीवी है। ऐसी एस्केरिस, एंट अमीबा इत्यादि इसके उदाहरण हैं अंतः परजीवी के। तीसरा मृतजीवी पोषण।
तो मृतजीवी पोषण किसको कहते हैं? वे जीव जो सड़े गले या निर्जीव पदार्थ से अपना स्रावित जो पाचित कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो कहलाते हैं मृतजीवी। जैसे राइजोपस, उदाहरण के रूप में राइजोपस, म्यूकर, ये कहलाते हैं। या आप मशरूम जानते हैं अपने आसपास, है ना, तो ये भी क्या है? मृतजीवी पोषण के उदाहरण हैं। अब चौथा पोषण है सहजीवी पोषण। इस पोषण के अंतर्गत या ऐसा पोषण जिसमें दो जीव साथ साथ रह करके या संयुक्त रूप से दो पौधे आपस में साथ रहकर जीवन यापन करते हैं, तो इस प्रकार के पोषण को कहा जाता है सहजीवी पोषण, है ना। जैसे राइजोबियम जीवाणु, इसका उदाहरण है राइजोबियम जीवाणु जो चने के गांठ में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रकार से दोनों जो है आपस में, उसी प्रकार से आपने कहीं भी उदाहरण सुना होगा बगुला और भैंस की सवारी, सुना है ना। बगुले भैंस पर बैठे रहते हैं तो उससे क्या फायदा होता है? भैंस को उसके शरीर के अंदर जो परजीवी होते हैं, कीटाणु होते हैं, उसको वो भोजन के रूप में ग्रहण करता है, इसलिए उसको हटाता नहीं है। तो इस प्रकार उसको भी पोषण प्राप्त होता है और उसको भी निजात मिलता है। तो इस प्रकार सहजीवी पोषण। पांचवा जो पोषण होता है कीटभक्षी पोषण। कीटभक्षी पोषण ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पर दलदल वाले स्थान में उगने के कारण इनमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये जो है विशेष विधियों या रूपांतरण के द्वारा छोटे छोटे कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या कहलाते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं, इसलिए ये जो है कीटभक्षी पोषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप में कलश पादप, ब्लैडर वर्ड, ये इसका उदाहरण है, जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को अपनी ओर या कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे क्या पोषण के प्रकार, ठीक है। अभी आपने पढ़ा पोषण के प्रकार, तो स्वपोषी और परपोषी, ठीक है। तो स्वपोषी और परपोषी में क्या अंतर है? स्वपोषी परपोषी या इसी को कहते हैं विषमपोषी। परपोषी में अंतर, तो पहला अंतर तो ये है कि स्वपोषी अपना भोजन निर्माण जो है स्वयं करता है ना, और परपोषी जो है भोजन निर्माण स्वयं नहीं करता। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा? स्वपोषी में क्लोरोफिल पाया जाता है और परपोषी में क्लोरोफिल का अभाव होता है। तीसरा अंतर यह है कि स्वपोषी जो है हरे पौधों में पाया जाता है, कुछ जीवाणु आते हैं और कुछ जो है एक कोशी जीव। विषमपोषी के अंतर्गत जो है सभी जंतु विषमपोषी होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं। तो ये तीन अंतर क्या है स्वपोषी और परपोषी में। अभी हमने पढ़ा था प्राणी संपोषण।
प्राणी संपोषण, वे जीव जो भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करते हैं उसको कहा जाता है प्राणी संपोषण। तो ठोस रूप में यह प्राणी संभोजी या प्राणी संपोषण में जंतुओं की पाचन प्रक्रिया जो है 5 पद में पूरी होती है। ठीक है। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा जो है प्राणी संपोषण के प्रक्रम। प्राणी संपोषण जो है जटिल प्रक्रिया होती है, इसमें 5 पद आते हैं, जिसमें पहला है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का ही अर्थ है कि भोजन को ग्रहण करना, है ना, भोजन को निगल करके ग्रहण किया जाता है, फिर इसके अंतर्गत जो है भोजन का पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है और बहिष्करण होता है। तो इस क्रिया के लिए मुख, जिह्वा, दांत, हाथ और कुछ जंतुओं के जो स्पर्शक, इसमें मुख, जिह्वा, दांत, हाथ, कुछ जंतुओं में जैसे हाइड्रा में पाया जाता है स्पर्शक इत्यादि जो है अंतर्ग्रहण में सहायता करते हैं। दूसरा प्रक्रम है पाचन। पाचन, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं या जीव जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको उसी रूप में उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है। क्यों? क्योंकि वह भोजन जो है बहुत ही जटिल होता है। तो उन जटिल भोज्य पदार्थ को विभिन्न एंजाइमों की सहायता से सरल उपयोगी कार्बनिक पदार्थ में या सरल पदार्थों में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। ठीक है। यह जो पूरी प्रक्रिया कहाँ संपूर्ण होती है? आहार नाल में, जिसमें पाचक ग्रंथियां जो है सहायता करती हैं या पाचक ग्रंथियों से निकलने वाले पाचित रस, स्रावित रस जो है भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। तो आहार नाल में संपूर्ण होती है पाचक ग्रंथियां जो है, पाचक ग्रंथियां निकलती हैं। तीसरा हमारा पाचन के बाद अवशोषण। अवशोषण, अवशोषित करना। पाचित भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनको आंत के द्वारा या आंत में जो आंत की दीवारों में सूक्ष्म विलाई पाई जाती हैं, सूक्ष्मांकुर कहते हैं, जो भोजन को अवशोषित करते हैं और संवहन द्रवों में मिला दिए जाते हैं, जैसे रुधिर या लसिका में मिला देते हैं, जिससे वो पूरे शरीर में प्रवाहित होते हैं। तो ये आंतों के द्वारा किया जाता है। चौथा जो है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्रिया के अंतर्गत जो पाचित या अवशोषित भोज्य पदार्थ हैं अपने लिए शरीर की कोशिकाओं से मिलकर के एक नए जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, जैसे जीव द्रव्य वसा के या जीव द्रव्य प्रोटीन के या लिपिड के। तो एक नए यौगिक का निर्माण होता है। इस क्रिया को कहा जाता है स्वांगीकरण। पांचवा जो है बहिष्करण। बहिष्करण मतलब होता है बाहर करना। जो पाचन क्रिया के बाद अनपचे भोजन होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालना बहिष्करण कहलाता है। ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है?
बड़ी आंत के द्वारा। बड़ी आंत में इसमें भूमिका निभाती है। तो ये हमारा हो गया प्राणी संपोषण के प्रक्रम, 5 प्रक्रम हो गए, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण। ठीक है। अब देखते हैं एक कोशिकी जीवों में पाचन। एक कोशिकी जीव अमीबा में पाचन। एक कोशिकी जंतु जैसे अमीबा में प्राणी संपोषण पाया जाता है। ठीक है। प्राणी संपोषण के बारे में अभी बताया था कि कितने प्रक्रम होते हैं, 5 प्रक्रम। तो एक कोशिकी जीव अमीबा में पाचन में भी क्या बताता है, प्राणी संपोषण विधि पाया जाता है। इस विधि में ठोस पदार्थ के रूप में अमीबा जो है या भोजन के रूप में, है ना, ठोस पदार्थ भोजन के रूप में एल्गी या बैक्टीरिया को ग्रहण करता है। एल्गी या बैक्टीरिया को ग्रहण करता है भोज्य पदार्थ के रूप में। इस प्रक्रिया में भी भोजन का इस प्रक्रिया में या इस पोषण में अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण किया जाता है। ठीक है। अमीबा जो भोजन खाता है या एल्गी या बैक्टीरिया को लेता है, तो ये जो है 5 प्रक्रम में अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण किया जाता है। अमीबा में चूंकि कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक कोशिकीय जीव होते हैं, है ना। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में अंतर आप लोग को मालूम होगा, जिनमें जो एक ही संपूर्ण जैविक क्रियाएं जो एक ही कोशिका के अंदर संपन्न होती है वो कहलाती है एक कोशिका, और अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं वो कहलाते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो चूंकि इसमें कोई अमीबा कैसा है, एक कोशिकीय जंतु, इसलिए इसमें भोजन को पकड़ने के लिए अलग से कोई अंग नहीं पाया जाता है। तो इसमें पोषण की भोजन ग्रहण करने के लिए क्या पाया जाता है, कूटपाद। ठीक है। अमीबा में क्या पाया जाता है, कूटपाद के द्वारा, कूटपाद के द्वारा अंतर्ग्रहण या कूटपाद पाया जाता है और परिग्रहण के द्वारा अंतर्ग्रहित किया जाता है। परिग्रहण के द्वारा। अब परिग्रहण क्या है, अमीबा का भोज्य पदार्थों को धीरे धीरे अपने अंदर ले जाना। ठीक, ये कहलाता है परिग्रहण, अंदर ग्रहण करना। ठीक है। उसके बाद जब अमीबा भोजन को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है तब क्या होगा, कौन सी प्रक्रिया, पाचन। ठीक है। शरीर के अंदर उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होगा और बहिष्करण। तो इस प्रकार से जैसे ये अमीबा फूड जो है इसके संपर्क में आया, ये जो है भोज्य पदार्थ हो गया या भोजन हो गया इसका, फिर ये परिग्रहण आशय के द्वारा धीरे धीरे अमीबा के अंदर जाना। ठीक है। तो ये फूड कब, इस प्रकार से भोजन जो है अमीबा के अंदर आ जाता है और फिर इसके शरीर के अंदर इसका क्या होगा, पाचन होता है। ठीक है। फिर अनपचित भोजन को कोशिका वमन के द्वारा, अनपचित भोजन जो है कोशिका वमन के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो ये एक कोशिकीय जीव अमीबा में पाचन। ठीक है। इसका किस प्रकार से पाचन होता है चित्र के माध्यम से भी बताते हैं।
ये जैसे भोजन को अंतर्ग्रहण, ये इसका भोजन है जिसको परिग्रहण के द्वारा जो है अंतर्ग्रहित करता है। दूसरा, जब ये भोजन अंतर्ग्रहित हो जाता है तब क्या होगा, पाचन क्रिया, है ना। तो ये जो है खाद्य धानी फिर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं या कणों में टूट जाते हैं, सरल भोज्य पदार्थ में बदलता है। ठीक है, तो ये सरल भोज्य पदार्थ में अंतर्ग्रहित, खाद्य धानी और ये जो पाचन के बाद ये भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। तो ये अवशोषण फिर जो है बहिष्करण। तो ये हो गया अमीबा में पाचन। अंतर्ग्रहण हुआ भोज्य पदार्थ, फिर फूड वैक्यूल बना, फूड वैक्यूल से सिर्फ जो है पाचित हुआ भोजन, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, फिर कोशिकाओं के द्वारा ही क्या होगा, अवशोषित कर लिया गया, और अंत में जो अनपचे भोजन होते हैं उसको कोशिका वमन के द्वारा, ठीक है, कोशिका वमन के द्वारा इसको कहा जाता है बहिष्करण। तो ये हमारा कोशिकीय जीव अमीबा में पाचन। इसी प्रकार से बहुकोशिकीय जीव या सरल बहुकोशिकीय जीव में पाचन की क्रिया। सरल बहुकोशिकीय जीव जैसे टिड्डा, उदाहरण के रूप में हम टिड्डा लेते हैं। यह टिड्डा की पाचन तंत्र का अध्ययन। सरल बहुकोशिकीय जीव टिड्डा जो है बहुकोशिकीय जीव, अभी बताया था एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में क्या अंतर है ना। तो टिड्डा जो है सरल बहुकोशिकीय जीव होता है। इसमें जो है टिड्डा शाकाहारी जंतु होता है, ठीक है। यह जो है पौधों की पत्तियों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसके पाचन तंत्र में 3 भाग होते हैं। पहले मैं चित्र बना दूं इसका तो समझ में आएगा। ये है टिड्डा का पाचन तंत्र। टिड्डा जो कि क्या है, शाकाहारी जीव है और पौधों की पत्तियों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसके पाचन तंत्र में 3 भाग होते हैं। पाचन तंत्र में 3 भाग। पहला हो गया अग्रभाग, दूसरा मध्य भाग, तीसरा जो है पश्च भाग। 3 भाग से इसके पाचन तंत्र मिलकर के बने होते हैं।
इसके मुंह में पत्तियों को कुतरने के लिए या निगलने के लिए, या हम कह सकते हैं कि भोजन को कुतरने या निगलने के लिए विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। तो 3 भागों में क्या कहते हैं, अग्रभाग में लार ग्रंथियां या मुख, ग्रसनी, क्राफ और गिजार्ड, यहां तक के भाग जो है अग्रभाग कहलाते हैं। फिर गिजार्ड से लेकर के ये छोटी आंत तक का भाग, ये भाग कहलाते हैं मध्य भाग। फिर छोटी आंत से बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय, ये कहलाते हैं पश्च भाग। हो गया हिपेटिक सीका, मेलपिंगियन नलिकाएं जो कि इसके उत्सर्जी अंग है। अग्रभाग में मुख, ग्रसनी, क्राप और गिजार्ड आते हैं। ये अग्रभाग कहलाते हैं। क्राप के दोनों ओर लार ग्रंथियां पाई जाती है। ये क्राप के दोनों ओर जो है लार ग्रंथियां पाई जाती है। गिजार्ड की दीवारें जो है मोटी होती है, वो भोजन को पीसने का कार्य करती है। फिर गिजार्ड से लेकर के छोटी आंत तक का भाग जो है मध्य भाग कहलाता है। गिजार्ड के अगले भाग में या मध्य भाग के अगले भाग में 6 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनको कहते हैं हेपेटिक सीका। ये अमाशय में खुलते हैं और पाचक रस स्रावित करती हैं। फिर छोटी आंत से लेकर के बड़ी आंत और मलाशय, ये जो है पश्च भाग कहलाते हैं। और छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर, ठीक है, ये छोटी आंत और ये जो है बड़ी आंत, इसके जोड़ पर असंख्य इस प्रकार धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें कहा जाता है मेलपिगियन नलिकाएं। और ये इसका क्या है, उत्सर्जक अंग। ये इसके भागों का वर्णन। अब इसमें पाचन क्रिया कैसे होती है, ठीक है। तो टिड्डा के मुंह के द्वारा खाई गई पत्तियां उसकी लार ग्रंथियों से मिलती है। लार ग्रंथियां उसको नम व चिकना बनाती है। लार ग्रंथियों से या मुंह से होकर के फिर किस में आते हैं, ग्रसनी से होते हुए क्राप में, ठीक है। क्राप में वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। क्राप में जमा होने के बाद क्राप से भोजन जो है गिजार्ड में आता है। गिजार्ड में आने के बाद गिजार्ड का कार्य क्या है, पेशियों के द्वारा उसको पीसना, है ना। मोटी पेशी पाई जाती हैं जिनके द्वारा भोजन को पीसा जाता है। तो गिजार्ड में भोजन को पीसने के बाद भोजन कहाँ चले जाते हैं, अमाशय में, ठीक है। अमाशय में क्या खुलता है, 6 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है। उनमें हेपेटिक सीका से प्राचित रस, हेपेटिक सीका खुलते हैं तो उनसे जो है रस स्रावित होते हैं, पाचक रस, जो भोजन को पाचन करते हैं। तो अमाशय में आने के बाद और हेपेटिक सीका से स्रावित रस मिलकर के भोजन का पाचन करते हैं, ठीक है। भोजन के पाचन के बाद जो है छोटी आंत से भोजन जो है अमाशय से किस में आ गए, छोटी आंत में। ये इसका छोटी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत। तो पाचित भोजन जो है छोटी आंत में आए। छोटी आंत से फिर जो है छोटी आंतों के दीवारों के द्वारा भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। छोटी आंत से भोजन जो है किस में चले गए, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में एकत्रित होते हैं, ठीक। और अनपचे जो भोजन होते हैं वो समय समय पर गुदाद्वार के द्वारा, एनएच के द्वारा उसको फिर क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से टिड्डा सरल बहुकोशिकीय जीव है और इसमें ये पाचन क्रिया होती है, ठीक।
आज हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, धन्यवाद।